एग पराठा। संजीव नगर नाम के शहर में कपाड़िया नाम का एक आदमी, उसके पास करण रसोई के रूप में काम करता था। एक दिन करण करी बना रहा था तो कपाड़िया उसके पास आकर करी का स्वाद चख कर, करी तो स्वादिष्ट अच्छे से बना रहे हो ना, अच्छे से बनाओ, लेकिन कल से मैं तुम्हें जो सामान दे रहा हूँ उन्हीं से खाना बनाना होगा। तुम जो सामान लाते हो वो कोई काम का नहीं आएगा, ठीक है ना? यूँ कहा करण। ठीक है। यूँ कहा अगले दिन से कपाड़िया कम दाम पर ही मिलावटी सामान लाकर करण को देने लगा। कुछ दिन वो इस्तेमाल करने पर करण को ठीक नहीं लगा तो एक दिन कपाड़िया से, आप जो सामान ला रहे हैं उससे खाना स्वादिष्ट तो नहीं बनेगा, साथ ही साथ कस्टमर की सेहत भी खराब हो रही है। यूँ कहा तब कपाड़िया, मेरे लाए राशन पर खराब नाम डाल रहे हो और तो और कस्टमर की सेहत तो खराब हो रही है, ऐसे बोल रहे हो? चुपचाप मुंह बंद करो और काम करो, नहीं तो निकल जाओ। यूँ कहा करण। मैं ये सामान के साथ यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ, निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। कहकर वो डाबा छोड़कर चले गया। करण घर पर दुखी होकर चुपचाप कुछ सोचते हुए बैठा था। उसके पास उसकी माँ उमा आकर, क्यों रे ऐसे हो, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? यूँ पूछी। तब करण, मेरी नौकरी चली गई माँ। यूँ कहा उमा, दुखी मत हो रे, एक गई तो दूसरी मिल जाएगी, वरना तुम खुद से कुछ शुरू करो। यूँ बोली। तब करण, निवेश के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, होटल हो या ढाबा हो, शुरू करने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं, वो कहाँ से लाऊंगा? बोलना तो आसान है माँ। यूँ कहा उमा, इतनी अधैर्यता क्यों है, थोड़ा सा निवेश करके एक बंडी शुरू करो। तुम्हें एक पराठा बनाना अच्छे से आता है ना, पराठा बनाओ, एक नई बंडी पर पराठा का व्यापार शुरू करो। मैंने कुछ पैसे बचाए हैं वो दे दूंगी, फिक्र मत करो। यूँ बोली। माँ की मदद से करण एक सेंटर पर बंडी पर ही पराठा बनाकर बेचना शुरू किया। वो जो एक पराठा बनाता था वो बहुत स्वादिष्ट होता था। एक पराठा के साथ एक करी भी कम दाम पर बेचता था। दाम कम और स्वाद अधिक होने से धीरे धीरे ज्यादा ग्राहक आने लगे, बहुत लोग आने लगे। करण के बंडी के पास रोज एक रिटायर्ड कर्नल आता था, एक पराठा खाता था, अच्छे से बात भी करता था। करण के एक पराठे के लिए कस्टमर्स बढ़ने लगे। कपाड़िया को करण का यूँ आगे बढ़ते देख बिल्कुल पसंद नहीं आया। करण का नाश करना होगा यूँ सोचकर करण का एक पराठा एक करी बहुत खराब है यूँ प्रचार शुरू किया। वो स्वाद के लिए अंदर कुछ मिलावट करता है और वो सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसे भी कहने लगा। इससे करण का व्यापार पर असर हुआ। एक दिन कर्नल करण के पास जब आया तो करण को देखकर, क्या हुआ करण, ऐसे डल क्यों हो? यूँ पूछा। तब करण, वो कपाड़िया ने सब खराब कर दिया है सर, वो मुझ पर झूठा प्रचार करके मेरा व्यापार खराब कर दिया, क्या करूँ समझ नहीं पा रहा हूँ। यूँ कहा। तब कर्नल, फिक्र मत करो करण, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, उदास मत हो, मेरी बात मानो और जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। कहते हुए करण से कुछ कहा। फिर अगले दिन से करण अपने पराठे बंडी पर एक बोर्ड लगाया। उसके ऊपर लिखा था कि आप जो पराठा खा रहे हैं उसका स्वाद और क्वालिटी देखकर आपके हिसाब से ही पैसे डब्बे में डालिए, यूँ लिखा था। तब से करण उसके पास एक पराठा एक करी मिलाकर खाने वाले लोगों से हो या पराठा खाने वाले लोगों से कभी पैसे नहीं लेता था। खाकर लोग उनके हिसाब से ही डब्बे में पैसे डालते थे। गरीब लोग बिना पैसे डाले खाकर चले जाते थे, तब भी करण उनसे कुछ नहीं कहता था। कुछ लोग तो पराठे के दाम से ज्यादा ही डालते थे। फिर से करण के एक पराठे के ग्राहक बढ़ गए। उस एरिया में करण के पराठे के लिए अच्छा नाम होने लगा। करण एक पराठा का स्वाद बहुत फेमस हुआ और गांव में या पड़ोसी नगर में भी नाम बढ़ने लगा। इससे करण जल्द ही अच्छे से कमाने लगा। एक ढाबा भी शुरू किया। उस ढाबे पर भी एक बोर्ड लगा रखा था। उस पर भी ऐसे लिखा था कि आप जो पराठा खा रहे हैं उसके स्वाद और शुद्धता के हिसाब से आप ही पैसे तय करके डब्बे में डालिए। ढाबा भी अच्छे से चलने लगा। करण की तरक्की से कपाड़िया के ढाबे का दिवाला निकल गया और कपाड़िया गाँव छोड़कर चले गया। कर्नल करण को देखकर खुश हुआ। करण एक दिन कर्नल से, आपकी सलाह मेरे लिए बहुत काम आई, आपका ये एहसान मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। यूँ कहा। तब कर्नल, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है करण, सच्चाई और ईमानदारी से काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, ये तुमने साबित किया है। यूँ कहा। करण बहुत खुश हुआ। चीज पिलो पराठा। सीतापुर नाम के गांव में रामनाथ नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी अनुसुया के साथ मिलकर शादियों में बावर्ची का काम करता था। उसके सारे व्यंजनों में पिलो चीज स्पेशल बहुत मशहूर था। एक दिन रामनाथ का दोस्त रामनाथ से, और कैसे हो रामनाथ, तुमने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की और बेटे को खूब अच्छी तरह पढ़ाया भी, अब तुम आराम कर सकते हो। और कितने दिन तुम यूँ बावर्ची का काम करके मेहनत करोगे? तब रामनाथ, अरे यार बेटे की नौकरी तो लग जाने दो, तब मैं आराम करने के बारे में सोचता हूँ। अब पता नहीं भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। उसके अगले ही दिन नींद में ही रामनाथ का देहांत हो गया। तब परिवार चलाने की जिम्मेदारी उसके बेटे अजय पर पड़ी। अजय ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कोई भी ठीक से नौकरी नहीं लगी। एक दिन अजय की दीदी लता उसके घर आई और अजय से, भैया और कितने दिन तुम ये नौकरी के चक्कर में पड़े रहोगे, तुम पर माँ की जिम्मेदारी है। मैं सोच रही थी कि माँ को मैं अपने साथ ले चलूंगी, लेकिन तुम तो जानते ही हो माँ की और मेरी सास की बिल्कुल नहीं बनती और हमारे पास कोई संपत्ति भी नहीं है। एक काम क्यों नहीं करते भैया, तुम पिताजी की तरह बावर्ची क्यों नहीं बन जाते? तब उनकी माँ अनुसुया, ये बहुत मुश्किल है बेटा, जो पिताजी के साथ काम करते थे वे दूसरी जगह नौकरी ढूंढ कर चले गए। अब इसे तो सिर्फ पिलो चीज पराठा बनाना आता है और मुझ में अब बाकी पकवान बनाने की ताकत नहीं है। अब सब ऊपर वाले की दया है, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहा दुखी होकर। ये बात सुनकर अजय के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अगले ही दिन अपने बाइक को बेचा और जो पैसे मिले उससे उसने एक ठेला खरीदा और बीच बाजार में ले जाकर पिलो चीज पराठा बनाकर उस ठेले में बेचने लगा। जो लोग उस रास्ते से गुजरते थे उन्हें अजय के बनाए हुए पिलो चीज पराठा की खुशबू खूब भाने लगी। इस तरह पहले ही दिन से अजय के बनाए हुए पिलो चीज पराठा खाने के लिए लोगों की लाइन लगने लगी। भीड़ में एक औरत, बेटा तुम्हारे ये पिलो चीज पराठे बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत
बहुत लाजवाब है। 5 साल पहले मेरे भाई की बेटी की शादी में रामनाथ ने एकदम ऐसा ही पिलो चीज पराठा बनाया था। आज तक वो स्वाद मेरी जुबान पर है। मैंने बहुत कोशिश की, ऑनलाइन पर भी और दूसरे रेस्टोरेंट पर भी, लेकिन ऐसा पिलो चीज पराठा मुझे कहीं नहीं मिला। तब अजय ने गर्व के साथ कहा, वो रामनाथ मेरे पिताजी हैं। तब वो औरत, ये बात हुई ना, तुम्हें उनका ये पराठा बनाने की विधि विरासत में मिला है। एक और दिन एक और व्यक्ति ने पिलो चीज पराठा खाया और बहुत ही स्वादिष्ट है और काफी सेहतमंद भी है ये खाना। मैं मनपसंद ग्रुप ऑफ होटल्स का चेयरमैन हूँ। मैंने तुम्हारे पिलो चीज पराठा के बारे में बहुत सुना, इसीलिए खाने आ गया। अगर तुम्हें मंजूर हो तो कल से ही हमारे ग्रुप ऑफ होटल्स के लिए तुम अपना पिलो चीज पराठा सप्लाई किया करो। कहकर अपना विजिटिंग कार्ड देकर वहाँ से चला गया। तब अजय ने उस गाँव में बेरोजगार युवकों को चुना और घर में ही पिलो चीज पराठा बनाकर उन युवकों के द्वारा मनपसंद ग्रुप ऑफ होटल्स को पिलो चीज पराठा सप्लाई करने लगा। लेकिन उसने ठेले में पिलो चीज पराठा बनाकर बेचना बंद नहीं किया। उसने कुछ बेरोजगार युवक और युवतियों को अपॉइंट करके गांव में कई जगह पर उसने पिलो चीज पराठा के ठेले खोले और उन्हें चलाने दिया। वो भी बहुत कामयाब रहा। एक दिन अनुसुईया अजय से, बेटा अजय, अब तो तुम बहुत अच्छी कमाई कर रहे हो। अपने पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करने का वक्त आ गया है। तब अजय, बोलो माँ, वो इच्छा क्या है? मैं जरूर पूरा करूँगा। तब अनुसुईया, कुछ खास नहीं बेटे, तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी कि वो एक केटरिंग सर्विस चलाए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। तब अजय, बस इतनी सी बात माँ, ये काम कल ही शुरू करते हैं, ऐसा कहा। अगले ही दिन अजय ने रामनाथ कैटरर्स नाम का कैटरिंग सर्विस शुरू किया। इस तरह सिर्फ उस गाँव में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में रामनाथ कैटरर्स बहुत मशहूर हो गया। इस तरह अजय ने खूब पैसे कमाए, बहुत बढ़िया घर बनाया और एक सुशील लड़की से उसने शादी की। अजय की कामयाबी देखकर उसकी माँ अनुसुईया बहुत खुश हुई। इस तरह अजय उस राज्य के युवकों के लिए एक मिसाल बना। 0 फैट छोले कुलचा। विराजपुर नाम के गांव में नागराज नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो लोगों से पैसे एडवांस लेता था और बिना काम किए घर में बैठकर बिरयानी खाकर आराम से सो जाता था। नतीजा ये हुआ कि वो बहुत मोटा हो गया। एक दिन जिन लोगों ने उसे एडवांस पैसे दिए थे वो सब मिलकर एक साथ आए। उनमें से लोकेश नाम का व्यक्ति नागराज से, अरे भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लगता है जिंदगी में मैंने बहुत पाप किए होंगे जो मुझे ऐसी सजा मिली और तुम मेरे गले पड़ गए। ये सुनकर दूसरा व्यक्ति, अरे भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो मिस्त्री के रूप में यमराज है। इसे देखो तो सही कितना मोटा है। ये हम सबके पैसे निकल कर इतना मोटा हो गया है। इसके पेट को काटो तो हमारे पैसे निकलेंगे। तब नागराज, देखो भैया, इज्जत से बात करो, वरना तुम मेरा नाम तो जानते ही हो, नागराज। दस दूंगा मैं आप सबका काम परसों आकर करूंगा, लेकिन पैसे वापस नहीं करूंगा। तब लोकेश, चुपचाप आकर काम में लग जाओ, वरना मुझे पैसे कैसे वापस लेने अच्छी तरह मालूम है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। उस वीरू को पकड़ूंगा जिसने तुम्हें मिलाया था। अपने आप को देखो तो सही, तुम एक पूरे बकरी को निकले हुए अजगर की तरह दिखते हो। यूँ सब उसे डांट कर वहाँ से चले गए। बाद में नागराज का दोस्त वीरू नागराज से, अरे यार, तुम लोगों को यूँ परेशान क्यों कर रहे हो? उनका काम क्यों नहीं कर देते? तब नागराज, मैंने तुमसे तो कोई सलाह नहीं मांगा, जाओ चुपचाप मेरे लिए बिरयानी ले आओ, खाकर सो जाऊंगा, बहुत नींद आ रही है यार, कहकर अंदर चला गया। तब वीरू बिरयानी लाने के लिए सड़क पर पैदल जा रहा था कि तभी उसे एक छोले कुलचा का ठेला नजर आया। ठेले पर कुलचा बेचने वाला भुवन, आओ भाई आओ, स्वादिष्ट छोले कुलचे खाओ। आप लोग जानते हैं इसकी खासियत क्या है? ये 0 फैट कुलचा है। इसका स्वाद लाजवाब है। अगर आप लोग 1 महीना लगातार मेरे छोले कुलचे खाएंगे तो महीने भर में आप एकदम स्लिम एंड फिट हो जाएंगे। लड़के हीरो की तरह और लड़कियाँ फिल्म की हीरोइन की तरह बन जाएंगी। तब से 1 महीने तक वीरू भुवन पर नजर रखने लगा। बाद में वीरू भुवन के पास गया और, भैया, मेरा एक दोस्त है, वो एकदम पेटू है। जब देखो खाता रहता है और सोता रहता है, एकदम आलसी हो गया है, काम नहीं करता। जिन लोगों का काम मैंने उसे दिलाया वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए मुझे गालियाँ दे रहे हैं। मेरा दिमाग खराब था जो मैंने उसे 5 लाख रुपए एडवांस दिलाए थे। भैया सच सच कहो, क्या वो तुम्हारा कुलचा खाकर एकदम दुबला पतला हो जाएगा? तब भुवन, अरे इसमें शक करने की क्या बात है भैया, अब मेरा कुलचा छोले खाएगा तो बस 1 महीने में उसके 10 द्वारे के पिंजरे से चर्बी यूं पिघल कर निकल जाएगी। अगर चाहो तो मैं आकर तुम्हारे दोस्त को समझाऊंगा। चलो भैया चलते हैं। यूँ कहकर छोले कुलचे तैयार करके वीरू के साथ भुवन भी वहाँ चला गया। फिर नागराज के पास जाकर भुवन ने छोले कुलचे उसे दिए। ये देखकर नागराज, ये क्या जबरदस्ती है, मुझे तो सिर्फ बिरयानी चाहिए और वो भी मटन बिरयानी। जब लाओ सिर्फ वो लाओ, मुझे ये कुलचे वुलचे नहीं चाहिए, कहकर उसे उठाकर फेंका। ये देखकर भुवन, अरे मोटे सांड, तुम्हारी ये हिम्मत, अगर तूने मुझे उठाकर फेंका होता तो मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन तूने मेरे छोले कुलचे को फेंका। बच्चों, अब तुम्हारी खैर नहीं, अब मैं तुम्हारी चर्बी उतारूंगा बच्चों। अब तुम्हें चूल्हे के ऊपर बिठाएं तो जैसे तुम्हारी चर्बी पिघलेगी वैसे ही तुम्हें कुलचे खिलाकर पिघलाऊंगा। कहकर नागराज को कमरे के अंदर ले गया और कुर्सी से उसे बांध दिया। उसके बाद वीरू की मदद से हर रोज वो नागराज को तीनों वक्त छोले कुलचे खिलाने लगा। इस तरह 1 महीना बीत गया। नागराज बिल्कुल दुबला पतला हो गया। एक दिन भुवन का असिस्टेंट कुलचे लेकर आ रहा था तो उसे देखकर नागराज, अरे कमीनो, मुझे तुम लोग यूं क्यों सता रहे हो? मेरा सारा चर्बी पिघल गया भैया, देखो मेरे सारे हड्डियां बाहर निकल आई है। अरे यार, मुझसे तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा। तब वो असिस्टेंट, भाई साहब, हमारे भुवन भाई साहब का आप पर गुस्सा कम हो गया है, आपको छोड़ दिया है। लेकिन ये कुलचे जानते हैं आप कौन भेज रहा है? आपने जिन लोगों से एडवांस पैसे दिए थे ना, वो लोग भेज रहे हैं। आप जानते हैं, यूँ आपको कुलचे खिला खिला कर मार डालने का षड्यंत्र रचा है उन लोगों ने मिलकर। आपको देखकर मुझे आप पर बहुत तरस आ रहा है भाई साहब। और हाँ भाई साहब, आप जानते हैं कि कहीं आप घर से
भाग ना जाए, इसका ध्यान रखने के लिए उन्होंने 4 मुशंडों को रखा है यहाँ पर आपकी निगरानी के लिए। नागराज, इसका मतलब ये है कि मुझे मारने का पूरा प्लान बना लिया इन लोगों ने। भैया भैया उनसे कहो ऐसे ना करे, उनसे कहो मैं उनका काम करके दे दूंगा। यूँ कहते ही उस लड़के ने नागराज के रस्सी खोला। तब नागराज घर के बाहर गया, वहाँ खड़े अपने ग्राहकों से माफी मांगी।